आज हम लोग कौन से वाला रेशियो शुरू करने जा रहे हैं? हाँ जी, इनका क्या यूज बताया था? टू पे शॉर्ट टर्म रीपेमेंट कैपेसिटी को चेक करने के लिए और टू चेक द लॉन्ग टर्म रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ ये वाले जो रेशियो हैं इनका नाम भी देख लेना, एक्टिविटी या, और तीसरा नाम है परफॉर्मेंस रेशियो। भाई मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी रेशियो का या किसी भी कैटेगरी के आपको दोनों तीनों नाम पता होने जरूरी है। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं, वो कह रहा है बताओ इसके अंदर कितने रेशियो आते हैं, ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, ये वाला नाम दे देगा, बताओ इसके अंदर के 3 एग्जाम्पल बताओ, तो इनमें से कोई से भी 3 बताने पड़ेंगे। क्लियर है? इसीलिए आपको ये सारे नाम पता होने जरूरी होते हैं। हाँ जी, इन रेशियोज का यूज क्या है? दीज आर यूजफुल इन मेजरिंग हाउ वेल द रिसोर्सेज आर बीइंग। अब बिजनेस के क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं आपके हिसाब से? क्या फिक्स एसेट्स हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज हैं? हाँ या ना? फिक्स एसेट्स हमारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर क्या इन्वेंट्री हमारे लिए रिसोर्स है? हाँ या ना? और डेटर्स हमारे लिए रिसोर्स है। क्रेडिटर्स रिसोर्स है कि नहीं है? क्रेडिटर्स हमें माल देते हैं उधार पे, होते कि नहीं? तो ऐसा नहीं है ये तो मैंने कुछ मार्क करे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी वो चीज़ जो हमें हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करे वो हमारे लिए एक रिसोर्स है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उन्हीं का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है हमने बड़ी बड़ी एसेट्स खरीद तो रखी हैं वो यूज़ ही नहीं हो रही हैं, या फिर खरीद तो रखी है यूज़ हो रही है पर उतने लेवल पे यूज़ नहीं हो रही जितने लेवल के लिए उन्हें खरीदी गई थी। तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये वाले रेशियोज आपकी मदद करते हैं। ठीक है, इसमें कितने रेशियोज आपको नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और भी हो सकते हैं। आप किसी भी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हैं कि क्या वो अंडर यूटिलाइज है, क्या वो अप टू द मार्क यूटिलाइज है। ओवर यूटिलाइज भी डिपेंड करता है अगर आप उसको करें तो ढंग से। तो ये यूटिलाइजेशन चेक करने के लिए ये वाले रेशियो बनाए गए हैं हमारे। कोई डाउट है किसी का? आओ जरा, इसमें से हमारा पहला रेशियो कौन सा आ रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका कोई मीनिंग आपके दिमाग में आ रहा हो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सॉरी बोल यार। इन्वेंट्री तो माल को कहते हैं, हाँ उसके माल को कहते हैं। रेशियो क्या कहना चाह रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर। जब आप लोग बच्चे थे तो कभी वो गोल घूम के ऐसे पलटी मारी? पलटी मारी कभी? क्या बोलते थे उसे तुम लोग? हाँ, फ्लिप, फ्लिप बोलते हैं क्या? कुछ तो कहते हैं ना, वो ऐसे गोल बन जाते हैं हम लोग और फिर ऐसे पलटते चले जाते थे। कभी ऊपर से ट्राई करके देखना, बड़ा मजा आएगा। सुनो, अच्छा मैं ये कह रहा था, पहले ये मुझे बताओ, तुम में से किसी की फादर की या किसी भाई की किसी की कोई शॉप वगैरह है? किसी की? कोई बताएगा ज़रा, किस चीज़ की? फैक्ट्री है इनकी नमकीन की। अच्छा, तो नमकीन की कितनी वैरायटीज़ हैं? नमकीन के अलावा कुछ और भी है? बिस्किट्स भी हैं। अच्छा, तो कस्टमर विजिट करता है या आप सप्लाई करने जाते हैं? कस्टमर आता है लेने के लिए, तो यानी कि आपका एक शॉप भी है, एक आउटलेट भी है जहाँ पर कस्टमर आता है। फैक्ट्री में तो लेके नहीं जाएंगे उसे हम, तो हम उस शॉप की बात कर रहे हैं फिलहाल जहाँ पर आप नमकीन रखते हैं हम। तो कितने तरह की नमकीन है तकरीबन उसके अंदर? 50 तरह की? माय गॉड, नमकीन है कि कपड़े की वैरायटी? 50 तरह की नमकीन। चलो कोई एक नाम बताओ, कोई एक नमकीन का नाम तो होगा कोई और? नवरत्न, नवरत्न की बात सबने सुना होगा। हाँ, आलू भुजिया नहीं कह सकता था? बताओ, वो कह रही है आलू भुजिया नहीं कह सकता था, उसके मुंह में पानी आ गया। अच्छा सुनो, मिक्सचर। ए रुक जा, मिक्सचर यहीं रुक जा, इसके आगे नहीं जाने का, ठीक है? हमें पता है ये कहाँ जा रहा है टॉपिक। अभी थोड़ी देर में ना नमकीन के साथ सुनो, मैं सही नहीं जा रहा, सही तू जा रहा था, मैं तो नमकीन तक ही रुका हुआ था। मेरी कैपेसिटी नहीं है भाई। सुनो, तो हम लोग बात कर रहे थे नवरत्न की। तो भाई अगर मैं तेरी दुकान पे, फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं फिलहाल, मैं पहले दुकान की बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल है। अगर मैं तेरी दुकान पे अभी जाऊँ, अभी पढ़ाते पढ़ाते छोड़ के बीच में,
तो क्या मुझे 1 किलो नवरत्न मिल जाएगा? वो कह रही है नहीं, तुम्हारे घर थोड़ी जा रहे हैं, हम इसकी फैक्ट्री में जा रहे हैं, इसकी दुकान पे जा रहे हैं। मिल जाएगा 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो? 1000 किलो नहीं मिलेगी। 1 मिनट ना, तो अगर मैं कल जाऊं तो भी मिल जाएगी 500, परसों जाऊं तो ये 1000 क्यों नहीं है, 500 ही क्यों? कैपेसिटी। बेसिकली एक आइडिया बन जाता है हर आदमी को कि भाई इतना स्टॉक मेंटेन करके चलो, स्टॉक ना कम रखना है क्योंकि कम होगा तो कस्टमर वापस जाएगा, स्टॉक ना ज्यादा रखना है, रीजन खराब हो जाएगा। भाई कौन हैंडल करेगा? हैंडलिंग भी तो है, मान लो खराब ना भी हो, हैंडलिंग भी तो है, कॉस्ट भी तो आएगी, खर्चा भी तो आएगा। तो स्टॉक शुड ऑलवेज बी एवरेज, ना हाई ना लो। एक ऐसा स्टॉक मेंटेन किया जाता है जिससे कोई भी काम खराब ना हो, ना ऊपर वाला काम ना नीचे वाला काम खराब। बात समझ आ रही है? आप किसी भी हलवाई की दुकान पे चले जाओ, स्वीट शॉप पे, आपको मिठाइयाँ मिलेंगी, पर ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत कम मात्रा में मिल जाए। एक इतनी मात्रा में मिलती है कि उनका माल खराब ना जाए और उनका कस्टमर वापस ना जाए। इतनी बात समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज दैट लेवल ऑफ इन्वेंट्री which is maintained on regular basis, which may be a little bit more or less than the average। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बट एवरेज का मतलब होता है कि कोई सा भी काम खराब नहीं होना चाहिए, ना कम वाला ना ज़्यादा वाला। इतना समझ आ रहा है? सुनो ज़रा, अभी इसको पकड़ के रखना है इस शब्द को, ठीक है? हमारे इस रेशो में काम आएगा वो एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो विच इज ऑल्सो नॉन एज स्टॉक टर्नओवर रेशो, एक ही बात है, ठीक है? आओ जरा पहले इसके फॉर्मूले को 2 मिनट के लिए रट लो, फिर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि 11th में हम कौन सा शब्द यूज करते थे? सेल। और 12th में हम सेल की जगह पर क्या यूज करते हैं? इसीलिए यहां पर रख दिया गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11th का एंगल, 12th का एंगल है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे आपको रखना है एवरेज इन्वेंट्री। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा किसमें? नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा इसका आंसर, ठीक है ना? जैसे हमारे पहले जो रेशोज थे कुछ प्योर रेशो की फॉर्म में आए, एक रेशो परसेंटेज की फॉर्म में भी हमने देखा था, याद हो तो? हाँ, मेरे को रिपीट नहीं सुनना, अभी सुनो, अभी इसमें फ्लो है ना, इसको चलने दो। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने फिलहाल 2 मिनट के लिए लर्न कर लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। पहले हम इसके फॉर्मूले को समझने के लिए चलते हैं, फिर वापस आएंगे इसी स्लाइड के ऊपर। समझना जरा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले दिन, ये मत सोचो ये आपके बिजनेस का पहला दिन है, ये आपके किसी साल का पहला दिन है। मतलब पीछे कुछ साल ऑलरेडी बीत चुके हैं आपको काम करते करते। आज आपके पास कुछ माल होगा कि नहीं? सपोज वी हैव ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ कितना? 40,000 का माल ऑलरेडी तुम्हारे पास है। बताओ अगला माल कब खरीदोगे? अगला माल कब खरीदोगे? बड़ा बेसिक सवाल है भाई, गोबर हो क्या? जब ये वाला माल बिक जाएगा तभी तो अगला माल खरीदोगे, जब ये माल प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस में मतलब हो सकता है ये माल पहले बने, हो सकता है अगर ये फिनिश गुड्स है तो फिर ये बिकेगा। तो मैं ये कह रहा हूं ये वाला माल, अच्छा ये कौन सा प्राइस है पहले ये बताओ? दिस इज कॉस्ट प्राइस, डेफिनेटली दिस इज कॉस्ट प्राइस, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। आपने 11th में सीखा था, नहीं सीखा था तो मंदिर जाएं, ठीक है? तो ये वाला माल जिसका कॉस्ट प्राइस 40,000 है, इसका सेलिंग प्राइस में बी मोर और लेस, वो तो प्रॉफिट और लॉस तुम्हारी जितनी इच्छा उतना रखोगे तुम। तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 40 का माल मैंने 42 में बेचा। फिर उसके कुछ दिन बाद मैं यहां पर अगला माल खरीदूंगा, फिर अगला माल मेरे पास फिर से कॉस्टिंग वाला बिकेगा। कितने में बिका? थोड़ा और अच्छा प्रॉफिट मिला यहां पर मुझे। फिर मैंने फिर से माल खरीदा, फिर ये वाला माल मैंने 40 का माल कितने में बेचा। तो मैं ये साइकिल चलाता रहूंगा ना, मेरा माल बार बार आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना? अच्छा अब जरा सुनना पूरी बात को। आपने यहां पर जो माल खरीदा लास्ट, अब ये वाला माल अगर बिक गया तो फिर आप एक और खरीदोगे, क्योंकि आपको अपना एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है, सब करते हैं, वरना कस्टमर वापस चला जाएगा। पर सोचो ये वाला जो माल था ये तो बिक गया, कितने में बिका ये वाला?
फिर आपने यहाँ एक और माल खरीदा, अब वो माल बिका नहीं है, तो वो आपका क्या बन गया, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक बन गया। मैं इसकी वैल्यू भी सेम ले रहा हूँ, इट मे बी मोर और लेस, ठीक है। अब आपका ईयर एंड हो गया, जरा ईयर एंड पर कंटेंट को चेक करना जरा। आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था, वो यहां पर लिख देते हैं आप लोग। आपकी खरीदारी कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी खरीदारी है, टोटल खरीदारी 2 लाख, ठीक है ना। तो ये 2 लाख मैंने यहां पर लिख दिया, आपको पता है ये सारी चीजें। अच्छा, उसके अलावा आपकी सेल कितनी है, सेल टोटल, सेल आप यहां पर लिख देते हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आ जाता है। फिर आपको यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, ये तो नॉर्मल है, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया इसके अंदर, ठीक है ना। टेल मी वन थिंग, व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर, एंड व्हाट इज दिस, अबे पागल हो क्या, दिस इज टोटल परचेजेस, दो अलग अलग चीजें। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये जो तुमने माल बेचा है इसी माल का कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हमने ये वाला माल इतने में बेचा है, ठीक है ना। अभी सर सुनना, अच्छा अब यहां पर एक सवाल उठता है, इसमें कोई सवाल नहीं है, तो नॉर्मल सी चीज है, 11th वाली ही चीज है। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक वॉज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, बताओ पूरे साल में कितने दिन, कितने दिन, 365 दिन में आपने कितनी बार अपने माल को टर्न किया, टर्न मतलब चेंज किया, चेंज मतलब पुराना बेचा नया खरीदा, पुराना बेचा नया खरीदा, पुराना बेचा नया खरीदा, ऐसा कितनी बार किया हमने, 4 बार। हाउ, 4 बार कहां हुआ ऐसा, 5 बार ऐसा हुआ। पर ये 5 बार तुमने निकाला कैसे, तुम्हें तो ये दिखाई दे रहा है, तो तुमने तो ये चार्ट देख के बता दिया फट से, ये कोई बनाता थोड़ी है, कोई आर्टिस्ट थोड़ी बिठाते हैं हम, अकाउंटेंट बिठाते हैं हम, तो अकाउंटेंट बिठाते हैं, आर्टिस्ट थोड़ी बैठता है कि ड्राइंग बना रहा है बैठ के, वो तो मैंने बनाया तुम्हें समझाने के लिए। तुम्हारे पास तो ये फैक्ट्स होते हैं, जर्नल एंट्रीज होती है, लेजर्स होते हैं, तो तुम ये कैसे जानोगे कि कितनी बार आपने अपने माल को, पुराने माल को नए माल के साथ बदला। तो इसका एक मुश्किल भरा रास्ता तो ये रहा क्या, कि आप एक पूरा ट्रैक रख लो कि जब जब आप माल पुराना बेचते हो नया खरीदते हो, या तो वो लिख लो एक रजिस्टर के अंदर। पर कोई स्मार्ट तरीका भी तो होना चाहिए, ये वाला तरीका भी कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा, थोड़ा लंबा तरीका हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट तरीका क्या है, अगर मैं अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अपने एवरेज इन्वेंट्री के साथ डिवाइड कर दूं, तो भी मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितनी बार पुराने माल को नए माल के साथ रिप्लेस किया। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, इसी से तो मिलता था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो वो कितना आ रहा है 2 लाख, और 2 लाख को डिवाइड कर दो एवरेज इन्वेंट्री से, एवरेज इन्वेंट्री इन दोनों के टोटल से आता है, इन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज तो हमेशा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 3 चीजें ऐड करोगे तो 3 से डिवाइड करते हैं, 2 चीजें ऐड कर रहे हो तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ गया, तो 5 इज व्हाट, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स है क्या, कि मैंने 5 बार पुराने माल को नए माल के साथ चेंज किया। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इसको जान के उखाड़ क्या लिया हमने, वो कर क्या लिया, इसको जानने से 5 बार माल बदला, हो क्या गया, क्या कोई जानकारी मिल रही है, कोई नॉलेज मिल रही है इसको करने से, तो फायदा है, वरना तो छोड़ो फालतू की चीज है। इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि मैंने 365 दिन में, वह बोलोगे 365 दिन में कितनी बार, 5 बार मैंने क्या किया, पुराने माल को नए माल के साथ रिप्लेस किया। 365 दिन में 5 बार, 73 डेज, ये क्या है 73 डेज, दिस इज 73 डेज, ये 73 डेज हैं। क्या है ये, आज माल आता है और यहां माल जाता है, मतलब इतने दिन तक माल मेरे पास पड़ा रहता है। क्या माल को ज्यादा दिन मेरे पास रखना मेरे लिए अच्छा होगा, मैं तो चाहूंगा आ जाए, अभी बिक जाए, मैं तो ये चाहूंगा। तो तुम भी क्या चाहोगे, ये वाले जो दिन है, ये दिन कम अच्छे कि ज्यादा अच्छे,
तुम भी ये चाहोगे ये वाले दिन कम से कम अच्छे, क्योंकि अगर माल मेरे पास 73 डेज तक पड़ा रहता है, इसका मतलब क्या है, मुझे 73 डेज तक माल को संभालना पड़ता है। संभालना पड़ता है मतलब बंदा भी चाहिए, उस माल को रखने के लिए जगह भी चाहिए। वो जगह मेरी अपनी भी हो सकती है, हो सकता है मैंने किराए पे ली हो तो उसका रेंट भी देना पड़ेगा। बारिश भी आती है, चूहे भी होते हैं, और चीज़ पुरानी हो जाएगी, एक्सपायरी हो सकती है, हो सकता है ना बिके, आउटडेटेड हो जाए, इश्यूज है ना। तो माल की होल्डिंग का ये जो पीरियड है, ये जो है माल का होल्डिंग पीरियड मतलब कब तक संभालना है, इट शुड बी लोएस्ट। बताओ, तो तुम ये चाहोगे इसका जो फिगर है ये कम से कम रहे, और इसका फिगर कम से कम होना, भाई ये तो फिक्स है, इसे आप छेड़ नहीं सकते, ये तो नेचर है। 365 दिन होते हैं तो होते हैं। हाँ, आप इसके साथ कुछ कर सकते हो, अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ा दो, अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ा दो तो ये वाले डेज अपने आप, और ये वाली वैल्यू इस पे डिपेंड करती है। तो इसका रिजल्ट तुम क्या चाहोगे, तुम चाहोगे कि इसका रिजल्ट शुड बी हाईएस्ट, इसका रिजल्ट जितना हाई होगा इसका रिजल्ट उतना ही कम होगा, और हम इसे कम ही देखना पसंद करते हैं। बात समझ आ रही है? अभी रेशियो को खत्म मत समझना, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है रेशियो की। बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, एंड दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मतलब इस रेशियो के अंदर दो फॉर्मूले इन्वॉल्व हो गए, सीधी सी बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इसका फॉर्मूला क्या है, 365 अपॉन 5। अच्छा, मैं अगर इसकी जगह पर 12 महीने रख दूं तो मेरे जो आंसर आएगा वो मंथ में आ जाएगा, और अगर मैं इसकी जगह वीक रख दूं, नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर 52, तो मेरा जो आंसर आएगा वो वीक्स में आ जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है? इस रेशियो का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम है स्टॉक, दिस इज इन्वेंट्री होल्डिंग, इसका दूसरा नाम स्टॉक होल्डिंग, तीसरा नाम एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, इसका चौथा नाम इन्वेंट्री वेलोसिटी। याद रखने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है। ज्यादातर चांसेस हैं यही पूछेगा, पर फिर भी कुछ नहीं पता किसका ईमान कब बिगड़ जाए। सही है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, स्टॉक, इसे तो याद रखो मत रखो, ये तो इसी के अंदर आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हें याद रखना होगा। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, कि किस दिन जन्म हुआ और किस दिन मृत्यु हुई, एज ही तो है ये, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, और ये है इन्वेंट्री वेलोसिटी। याद रहेगी बात? चलिए, अब जरा यहां पर इसे मेरे साथ आप पढ़ना शुरू करेंगे। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर ट्रेडर्स, ट्रेडर वो होता है जो माल बनाता नहीं है, जैसा खरीदा वैसा बेचा। हाँ, दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर ट्रेडर इन रिगार्ड टू स्टॉक इन, क्योंकि उसके माल को स्टॉक इन ट्रेड ही कहते हैं, और फॉर मैन्युफैक्चरर्स इन रिगार्ड टू देयर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि वो उसी को बेचते हैं। मुझे एक बात और बतानी थी पिछली स्लाइड में आप लोगों को, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, दीज बोथ आर अपीयरिंग एट कॉस्ट प्राइस। मैं इसको क्यों नहीं ले लेता, मैंने यही क्यों लिया, यही तो लिया है मैंने, क्योंकि दिस इज एट कॉस्ट प्राइस, दिस इज ऑल्सो एट कॉस्ट प्राइस, दिस इज ऑल्सो एट कॉस्ट प्राइस, बट दिस इज अपीयरिंग एट सेलिंग प्राइस। और मैं दो ऐसे एलिमेंट लूंगा जिसमें सिमिलैरिटी हो, इन दोनों में सिमिलैरिटी है तभी तो मैंने लिया। मैं यहां पर टोटल सेल क्यों नहीं ले लेता, ये वाला क्यों नहीं ले लेता मैं, क्योंकि इट इज अपीयरिंग एट सेलिंग प्राइस। नहीं समझ आया? जस्ट अ मिनट, पहले आप लोग एक बार देखो इसे, आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैं आगे चल सकता हूँ?
ध्यान देना, अभी जहाँ से मुद्दा शुरू होगा मेन मुद्दा, ठीक है। ट्रेडर में स्टॉक इन ट्रेड के लिए, और मैन्युफैक्चरर के लिए फिनिश गुड्स के लिए ये वाला रेशियो निकाला जाता है। इट शोज द स्पीड विद विच इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इज रोटेटेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स द इन्वेंट्री इज टर्न्ड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द, या फिर इट डिटरमाइंस हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री इज परचेज या फिर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी कह सकते हैं। थोड़ा और आओ, हायर द रेशो मैंने बताया था, आप पढ़ के देखो, और लोअर द रेशो ये भी बताया था, दोनों पढ़ो आप समझ आ जाएगा। समझ आ गया होगा। आओ ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने इस फॉर्मूले की डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों निकलते कैसे हैं। मुझे नहीं लग रहा इसको लेके किसी को डाउट होगा। दिस इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये तो सिंपल है। तो सारा का सारा खेल इसने खराब किया हुआ है, ये थोड़ा लंबा जाएगा टॉपिक, ठीक है ना। आओ लो जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज पर क्लास 11th ये 3 तरह से हो सकता है। अभी समझाऊंगा इसे, अभी तो ये खाली दिख रहा है। और एज पर क्लास 12th ये थोड़ा सा अलग है। इन दोनों में फर्क क्यों है? 11th और 12th का फर्क क्यों है? दोनों में ये फर्क क्यों है? तुम लोग गोबर हो सच में। क्योंकि 11th में ट्रेडिंग और P&L 2 सेपरेट अकाउंट बनते थे, वहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का चक्कर होता था। 12th में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, उसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कोई चक्कर नहीं है। तो जब दोनों के परफॉर्मेंस चेंज हो गए तो दोनों के अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का थोड़ा सिस्टम भी चेंज हो गया, ठीक है ना। दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है, मैं दिखाऊंगा अभी, बट दोनों में दिखने में एक फर्क नजर आ रहा है। आपको मैं बता दूं, इससे निकाला हुआ आंसर और इससे निकाला हुआ आंसर विल बी सेम, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर। चलो जरा, सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये वाला कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज पर क्लास 11th जो कि 3 तरह से पॉसिबल है, वो कैसे निकलता है। इसे देखो जरा, 11th में आपने सीखा था, यहां जो माल होता है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक, यहां दिखता है। जो माल आप और खरीदते हैं वो परचेज माइनस रिटर्न होकर यहां दिखता था। और जो माल बनाने के जो खर्चे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो यहां दिखते थे। और जो माल आप बेच देते हैं वो सेल रिटर्न माइनस होकर यहां दिखती थी। और जो माल यहां बच जाता है वो बचा हुआ माल यहां दिखता था। और ये आपको क्या मिल जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट। और मैंने आपको 11th में ही बताया था, ये वाला जो बक्सा है, ये जो बॉक्स मैंने बनाया, ये अजीब है, हालांकि बॉक्स नहीं लग रहा है ये, तो ये जो बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स मिलकर क्या बनाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और ये माइनस करना पड़ेगा दूसरी साइड पे। तो ये हिस्सा मिलकर कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा बताओ, इन तीनों का टोटल कितना है? 37। 37 में से 13 माइनस करो, तो क्या मैं 24,000 सीधा ऐसे भी तो नहीं लिख सकता था क्या? पॉसिबल है ना। तो 24,000 का माल कितने में बेचा, 30, तब जाके 6,000 कमाया। तो यहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक और रिलेशन आपके सामने आ गया, दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस, तो जरा इधर देखो, एक रिलेशन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ये रहा, एक रिलेशन ये रहा। अच्छा, ये रिलेशन तब बनेगा जब आप अपने माल को महंगा बेच रहे हो, पर जरूरी नहीं है माल महंगा बिके। अगर मैंने अपना माल सस्ता बेचा है तो मुझे क्या होगा, तो फिर रिलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इन दैट केस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी इक्वल्स टू सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। बताओ क्या ये आप लोगों को समझ आए हैं तीनों रिलेशन?
आपको मिनट चाहिए एक दो तो चले सकते हैं, नहीं चाहिए तो ईमानदारी से बता दो। चलूँ मैं फिर आगे। अभी कुछ और मुद्दा हमें डिस्कस करना है इसके अंदर छोटा सा, ज़रा यहाँ पर समझना। मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, एक ही बात है। बताओ 24,000 का माल कितने में बेचा तो प्रॉफिट कितना कमाया? तो रिलेशन ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ज़रा यहाँ पर आ जाओ। मैं अपना 6,000 का प्रॉफिट कमाता हूँ कब? जब मैं 24,000 रुपये वाला माल 30,000 में बेचता हूँ तब जाके, हाँ या ना? बताओ व्हाट इज माय प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट? प्रॉफिट कितना है? इसे अगर मैं 6,000 को इससे डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/4। इधर आना जरा। अगर मैं 6,000 को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर रहा हूं, in that case profit percentage is so which is 1/5। कह सकते हैं कि नहीं? तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हमें आगे जाके क्वेश्चंस में मदद करेगी। ठीक है, क्वेश्चन लिख के दे देगा कि ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज 15% है, 25% है, 40% है, तो वो परसेंट हमें बता देगा। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन हमें खाली ये परसेंटेज बता दे बस, और वो ये ना बताए कि कॉस्ट पे कि सेल पे है, तो इन दैट केस आप सेल पे उसे एज्यूम कर लेंगे। ठीक है ना मेरी बात? 11th में इसके बारे में हमने कुछ और चर्चा की थी, अगर आपको याद हो तो, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हाँ, 11th थोड़ा सा अलग चलता है, 12th थोड़ा सा अलग चलता है, पर मैं वहाँ आपके दिमाग में ना कोई फितूर चेंज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं कुछ मुद्दे ही, बड़े रेयर मुद्दे होते हैं जो 12th के 11th में लेके जाता हूँ। हाँ, पर प्रॉफिट तो तभी होगा जब माल बिकेगा। अगर माल बिकेगा ही नहीं तो प्रॉफिट्स होंगे नहीं। ये एक अजम्पशन है जो सिर्फ बोर्ड के दिए हुए इंस्ट्रक्शन पे चलता है, तो हम लोग मान के चलते हैं। इज इट क्लियर नाउ? आओ, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये तीन रिलेशन आप लोगों को समझ आ गए हैं? अब बात करते हैं 12th वाली, मेन मुद्दा। ध्यान से सुनना। 12th का एक बार पढ़ तो लो, क्या क्या रहा है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ एसआईटी, चेंज इन इन्वेंट्री, पता नहीं फलाना फलाना, और लास्ट में एक और भी है डायरेक्ट। ज़रा यहाँ पर आ जाओ। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की परिभाषा एक बार जान लो पहले। आप लोगों ने ये पहले की हुई है? कब की थी? 11th में की थी। 12th में नहीं कराई मैंने? एक दो बार कराई। अच्छा, कम लगा तुम्हें? हाँ, इसके अंदर ये वाली लाइन मिसिंग है। यस, मैंने बताया था इस लाइन से इधर वाले जितने भी खर्चे हैं डायरेक्ट हैं, और इस लाइन से इधर वाले जितने खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट हैं। प्लीज़ लगाओ 1-2 मिनट। ये आप लोगों को क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए बल्कि कैश फ्लो में भी आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। हालांकि कैश फ्लो क्लियरेंस मांगता भी है और कंप्लीट होने के बाद आपको एक अजीब सी क्लियरेंस देगा भी। ट्रस्ट मी, कैश फ्लो खुद ये कहता है अच्छा मुझे पढ़ने आ रहे हो, पहले पीछे का पढ़ के आना। जब तुम उसे पढ़ लेते हो फिर वो कहता है लो मैंने तुम्हें ये दिया है गिफ्ट में। तसल्ली नहीं, तसल्ली नहीं, एक टॉपिक्स की क्लियरेंस वहां से मिलती है उसे करने के बाद। वो रिवर्स चैप्टर है, बिल्कुल रिवर्स चैप्टर है वो, एक 100%। प्लीज एक बार रीड करो, इसे कनेक्ट करो।
हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किन्हें कहते हैं? एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, बस इतना याद रख लो, ये भी काफ़ी आप लोगों के लिए। चलो ज़रा, तो हमने इसके अंदर जो 3 रिलेशन पढ़े, इन 3 रिलेशन के अंदर ये शब्द आया था डायरेक्ट, तो ये भी हमने समझ लिया है। अब हम लोग चल रहे हैं अपने 12th वाले सिस्टम की तरफ। ठीक है, आओ ज़रा, ये कहाँ ले आए अभी बताता हूँ ज़रा। 11th वाला ऐसा ही तो होता था। 11th वाले में अभी आप लोगों ने दिस प्लस दिस और माइनस दिस, आपने क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पर वहां तो 3 रिलेशन पड़े थे, यहाँ तो 2 ही लिख रहे हैं, क्योंकि 3 में से 2 ही हो सकते हैं। अबे या तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस, 2 चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। दिन और रात एक साथ थोड़ी आते हैं, अलग अलग ही तो रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिलहाल प्रॉफिट वाला लिखा हुआ है, लॉस वाला लिखूंगा तो ये हट जाएगा। क्लियर है? चलो जरा, हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस, तो पहला रिलेशन क्या वही लिखा हुआ है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 और 4 ये चारों एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? पक्का? मां कसम, ध्यान से सुनना बातों को। जब ये चारों एलिमेंट मिलकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां बना रहे हैं, तो यही चारों एलिमेंट वहां जिस जिस जगह पर गए हैं उन्हें उठा लो, वो वहां जाकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना देंगे। देखो कैसे होगा, सुनो। 1 2 और 3 ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यू रिमेंबर। और स्टॉक इन ट्रेड का कौन सा पार्ट? परचेज वाला। हालांकि स्टॉक इन ट्रेड इन दोनों में भी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। परचेज वाला ये रहा। उसके अलावा 3 हिस्से ये वाले और 3 हिस्से ये वाले, ये मिलकर क्या बनाते हैं? चेंज इन इन्वेंट्री। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहां अलग नजर आते हैं, पर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को यहां पर कितने हिस्से दिए गए हैं? 4 कमरे दिए गए हैं। तो इन 4 कमरे में से कौन से कमरे में डायरेक्ट जाते हैं? डायरेक्ट या तो इसके अंदर जाते हैं या फिर इसके अंदर जाते हैं, आप जाके चेक कर लो। जैसे कि यहां पर कौन कौन से हैं? वेजेस, वेजेस देखो कहां है? वेजेस ये रहा। और फ्रेट, कैरेज, फैक्ट्री, ये सारे खर्चे कहां मिलेंगे? ये सब इसके अंदर चले जाते हैं। उसके अलावा इनडायरेक्ट जो होते हैं, इनडायरेक्ट तो अलग अलग हेड में फैल जाते हैं, कुछ इसके अंदर, कुछ इसके अंदर, कुछ इसके अंदर, कुछ इसके अंदर। पर मुझे तो डायरेक्ट से मतलब है। इसका मतलब ये जो मेरे 4 एलिमेंट थे, ये 4 एलिमेंट कहां कहां गए हैं? दोबारा से मार्क कराओ एक बार। 4 एलिमेंट, कुछ इसके अंदर आए, कुछ इसके अंदर आए, कुछ इसके अंदर आए, थोड़े इसके अंदर आए और थोड़े इसके अंदर, तो इनसे मिलके ही तो बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो जरा नीचे हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पहला हिस्सा, और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ, और ये लाइन अधूरी है, यहां पर पूरा क्या होना चाहिए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलो ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? विच आर अवेलेबल अंडर द हेड एम्प्लॉय बेनिफिट्स या अदर एक्सपेंस, क्योंकि बाकी इन दोनों के अंदर डायरेक्ट खर्चा आता ही नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? आओ, तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के कितने रिलेशन पढ़ लिए? 4। ये चारों आपको काम आएंगे क्वेश्चंस को करने में, और इसे बताने की कोई बात नहीं है। इसके अंदर सीधी सी बात है, अगर आप 2 एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो 2 से डिवाइड होगा, अगर आप इसके अंदर 3 एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो 4 ऐड कर रहे हो तो 4 से, एवरेज तो तभी निकलता है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहला, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बी गिवन इन द नोट्स ऑफ अकाउंट ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और मैंने अभी बताया था, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वहीं जाते हैं बस। इफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट मीन्स एंटरप्राइज हैज नॉट इनकर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल सी बात है। इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसी की बात कर रहा है, कह रहा है अगर ये हिस्सा नहीं निकाला जा सकता क्वेश्चन में, तो फिर हम क्या करेंगे? हम सेल्स को ही क्या ले लेंगे? ये मानते हुए कि शायद वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे होंगे। ठीक है। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन,
इट कैन बी टेकन एज, ऐसा क्यों? क्वेश्चन में क्लोजिंग दे रखा है, ओपनिंग नहीं दे रखा, तो तुम क्लोजिंग को ही ओपनिंग मान लेना, क्लोजिंग को ही ओपनिंग मान लो, और जब दोनों सेम है तो एवरेज भी सेम ही आएगा। ठीक है, आओ जरा ट्राई करवाइए। खेल खत्म है इस क्वेश्चन का। तो इन दोनों से ये मिल गया। अब इनमें से चार में से कौन सा रिलेशन लगाऊं? पहले तो सवाल तो बहुत बड़ा आ गया मेरे सामने, तो बताओ चार में से कौन सा रिलेशन अप्लाई करूं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के तो चार होते हैं, ये वाला लग जाएगा। ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, इसका कोई यूज है बोलो? और डायरेक्ट क्वेश्चन में है, इसे जीरो मान लो, और ये भी दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी मिल गया, तो यानी कि ये भी मिल गया, खेल खत्म। अगला देखो, इन दोनों से मिलके क्या मिल जाएगा? इसे हटाओ सबसे पहले। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। ये वाला है, ये भी है, परचेजेस इन दोनों से मिलेगा ना, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, रिटर्न है, तो ये भी मिल गया। डायरेक्ट है क्या? कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सैलरी बेटा P&L का आइटम है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो ये भी मिल गया ना। आउटवर्ड कौन सा? कैरेज आउटवर्ड नहीं लेंगे भाई, एक मिनट, कैरेज आउटवर्ड नहीं लेंगे, वेजेस आएगा। सॉरी, मैं वेजेस पे करना चाह रहा था, मैंने गलती से कर दिया। कैरेज इनवर्ड और वेजेस, बस दो ही एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना? इसे होमवर्क में रखना है, लायक नहीं है पर और बच्चे भी नहीं है क्वेश्चन ज़्यादा। ये देखो, हमारा ईयर एंड हुआ होगा, ईयर के एंड पे हमने क्या बनाया होगा? तो ये SPL हमें दे रखा है इस बार, और SPL वाला रिलेशन तो हमारा यही वाला होता था भाई, तुम्हें पता ही है। बताओ कैसन बा, मतलब कैसे करेंगे? हाँ, मटेरियल कंज्यूम की डिटेल है नहीं है, इसे छुपा दो। हाँ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये रहा, चेंज इन इन्वेंट्री ये रहा, ये यहां तक रहा। डायरेक्ट तो क्वेश्चन भौंक ही नहीं रहा, इसके अंदर मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी, बता तो रही नहीं है, लूं कि ना लूं? नहीं, क्वेश्चन क्लियरली बताए इसके अंदर हैं तो कितने हैं, बोलेगा तभी लेंगे, वरना नहीं लेना है आपने। तो इसे क्या कर देंगे आप? जीरो, हटा दो। तो इससे आपको क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया। एवरेज इन्वेंट्री कितना सिंपल है, देखो चेंज वाले के अंदर जाओ, नोट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं, तो इससे मिल जाएगा एवरेज। डन। ये बोला बताओ। हाँ जी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये रहा, इसे हटा दो। चेंज इन इन्वेंट्री ये रहा यहां तक, और डायरेक्ट इसके अंदर और इसके अंदर जाओ जरा, नोट के अंदर। हाँ, यहाँ वेजेस है और यहाँ पर, तो इन दोनों से मिलकर क्या मिल गया? तो आपको क्या मिल गया बेसिकली? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो मिल गया, एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा, इन दोनों से मिल जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। चलें आगे। देखो जरा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही मांगा है। व्हाट इज दिस? टोटल सेल। तो टोटल सेल यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इस क्वेश्चन में कौन सा रेशियो दे रखा है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वाले लगेगा, लॉस वाला तो लग नहीं सकता ना। बताओ, सेल कितनी दे रखी है? सेल 4 लाख दे रखी है, और जीपी कितना दे रखा है?
जीपी दे रखा 20%, बस और कुछ नहीं लिखा। तो सेल का ले लेंगे ना, मैंने बताया था। तो कितना आ गया? तो ये कितना आ गया? 3,20,000 आ गया। 3,20,000 को इसके अंदर रख दो, ठीक है। और इन दोनों से क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। क्या रिटर्न है? हाँ तो सॉरी, फिर रिटर्न माइनस कर लेना, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। चलूं आगे? अरे पता है ना रिटर्न कहाँ माइनस होगा। बताओ, इसके अंदर दोनों मांग लिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी मांगा है और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री यानी कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी मांगा है। कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। लो एवरेज इन्वेंट्री कितना आ रहा है बताई दो ना। 6, 5, 11, 12, इन दोनों का टोटल 1,20,000 आ रहा है, डिवाइड करके आ जाएगा 60,000। तो इसे तो हटा दो। अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए ये कह रहा है जीपी कितना है? 40% ऑन सेल। तो ये वाला लगाऊं? हाँ बताओ। 5 लाख, हाँ ये 5 लाख है। जीपी कितना है? 40% ऑफ दिस यानी कि, तो ये कितना आ गया? 3 लाख। तो ये 3 लाख आ गया। आंसर 5 टाइम्स आ गया। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैसे निकलेगा? 365 डिवाइडेड बाय यानी कि 73 डेज आ गया। पर बेटा फॉर्मूला लिखना मत भूलना यहां पर, व्हाट अपॉन व्हाट। अगला देखो, आसान है यार, बिल्कुल सेम है। बस यहां पर ये कितना दे रहा है? 20% ऑन कॉस्ट दे रहा है। तो देखो जरा, लगाओ जरा पहले, ये कितना है? कह रहा है ये 3 लाख है, और इस बार इसे इसके ऊपर डिपेंड किया है। इसे x मान लो, तो इट विल बी 20x बाय 100। करो, सॉल्व करो। अब ये x में है, ये भी x में है, तो दोनों को एक जगह ले आओ। x प्लस 20x बाय 100 इक्वल्स टू 3 लाख। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा। 120x बाय 100 इक्वल टू 3 लाख। x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी, उसे यहां पर पुट कर देना, एवरेज आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही है? कितने आ गए होमवर्क में? ये वाला देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो जरा। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर, 2 साल दे रखे हैं, 17, 18 और लो जी 17, 18 और 18, 19। क्या कह रहा है? इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च। ये इसकी मार्च है कि ये इसकी मार्च है? हाँ 18 की मार्च है। ये कितना बता रहा है? 11 लाख। तो सुनना जरा, डेटा प्लेस करना सीखो पहले तो ये 11 लाख का हमारे पास जो माल है वो ये रहा। और सुनो आगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह रहा है इस साल में हमने कितना माल बेचा है? तो इस पूरे साल की जो सेल है वो कितनी है? 75 लाख है। और आगे बढ़ो, यहां के बारे में क्या कह रहा है? अच्छा तुम्हें एक बात पता है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यही क्या बन जाएगा? वो बताएगा नहीं, तुम्हें खुद करना पड़ेगा ये वाला काम। और यहां का क्लोजिंग स्टॉक कितना बता रहा है? 15 लाख। और यहां की सेल कितनी दे रहा है? और नीचे भी कुछ इंफॉर्मेशन है। जीपी कितना था? 20% ऑन कॉस्ट, इस साल का भी और इस साल का भी। और भी कुछ कह रहा है, कह रहा है इन द ईयर 17, 18 में क्या कह रहा है? इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाय 3 लाख। इसका क्या मतलब है? मतलब यहां का माल कितना था? 14 लाख था, सीधी सी बात है, हाँ या ना? अब जरा बताओ करेंगे कैसे हम इस काम को? कैसे करेंगे? बस इसे 14 लाख ले लो, बाकी तो सारी चीजें हैं ही। मुझे इस दोनों साल का क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा दोनों का मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री पता है, तो मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है दोनों साल के लिए, क्योंकि यहां पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री पता है। तो मुझे फिलहाल दोनों साल का एक ही एलिमेंट चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
तो दोनों का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैं कैसे निकालूं? पहले इस साल की बात कर लेते हैं, वही काम वहां के लिए कर लेना। ये वाला रिलेशन लगा दो, बताओ इस साल की सेल कितनी है? 75 लाख और जीपी कितना है? 20% ऑन, तो इसे x ले लो, x का 20x बाय, तो यहां से आपको जो मिलेगा x वो इस साल की, सिमिलरली यहां की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेना, दोनों साल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आराम से आ जाएगा। सही है, हटा दो ना। देखिए एक और, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही चाहिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बताओ कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, ये तो मिल ही गया, बस इसके लिए दो चीजें चाहिए, ओपनिंग और, अब यहां पर ओपनिंग तो दे रखा है, क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। इस रिलेशन में आ जाओ, ये दे रखा है, और परचेज ये भी दे रखा है, परचेज भी दे रखा है, डायरेक्ट के अंदर एक और दो, तो ये भी दे रखा है, ये निकाल लेना। तो ये जब क्लोजिंग आ जाएगा तो क्लोजिंग और इसकी मदद से एवरेज निकाल लेना, पुट कर देना, आंसर निकाल लेना।